ओके। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास के डिस्कशन के आगे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने मेमोरी के बारे में, हमने कैश मेमोरी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। और लास्ट क्लास में जो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट था उसमें हमने कैश मैपिंग के बारे में समझा था। और कैश मैपिंग कॉन्सेप्ट में देखा था कि हमारे पास जो कैश मेमोरी होती है उससे डेटा कहाँ से डेटा आता है कैश मेमोरी के पास, मेन मेमोरी डेटा आता है। तो मेन मेमोरी जो डेटा कैश मेमोरी के पास आता है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो मेन मेमोरी के अंदर जो आपका ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक पूरा पूरा क्या होता है, कैश मेमोरी के आपके लाइन्स में ट्रांसफर होता है। अब मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो कैश मेमोरी के आपकी कौन सी लाइन में ट्रांसफर होगा, ये आपको किससे पता लगेगा, मैपिंग से, है ना, कैश मेमोरी मैपिंग से। तो कैश का जो मैपिंग है, तो कैश का मैपिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैश के मैपिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो मैपिंग की बात की कौन सी मैपिंग थी, ना ना, डायरेक्ट डायरेक्ट मैपिंग। अगर डायरेक्ट मैपिंग की बात करें तो इसका मतलब डायरेक्ट मैपिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास में हमने बात की थी कि हमारे पास में हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम वहाँ पे जो हमारे पास में कैश मेमोरी, मेन मेमोरी जो ब्लॉक होता है उसको हम सीधा का सीधा क्या करते हैं, हम कैश मेमोरी के लाइन में एकोमोडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मोड, है ना, मोड फॉर्मूला से, और फिक्स्ड होता है। डायरेक्ट मैपिंग के अंदर फिक्स होता है हमेशा, और हमेशा आपका जो मेमोरी के अंदर जो आपकी मेन मेमोरी के जो ब्लॉक है वो हमेशा कैश मेमोरी के आपके लाइन के अंदर, फिक्स लाइन के अंदर क्या होंगे, अकोमोडेट होंगे। ठीक। उसके बाद हमने नेक्स्ट नेक्स्ट मैपिंग बात की थी। हमारे पास नेक्स्ट मैपिंग कौन सी थी, फुली एसोसिएट, है ना। तो हम फुली एसोसिएट मैपिंग की बात करें तो एसोसिएट मैपिंग है, फुली एसोसिएट मैपिंग का मतलब होता है कि अब हमने लिमिटेशन को खत्म करके ये कहा है कि आपका जो मेन मेमोरी का ब्लॉक हो कैश मेमोरी के किसी भी लाइन में क्या हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। तो उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कि हमारे पास में नेक्स्ट क्या होता है, सेट एसोसिएट। ठीक है। और उसको केवे सेट एसोसिएट कहते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे दोनों का हाइब्रिड रूप होता है, जिसके अंदर डायरेक्ट मैपिंग और एसोसिएट मैपिंग दोनों की हाइब्रिड रूप की बात करते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो जो हमारे पास में सेट होते हैं ना, वो तो फिक्स होते हैं। सेट तो हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। सेट के अंदर जो लाइन होती है वो क्या होती है हमारे पास में, डायनेमिक होती है। तो फिक्स सेट के बेस पे डायनेमिक लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हम मेन मेमोरी के ब्लॉक को कैश मेमोरी की लाइन में क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने समझा था कि हमारे पास में देखो, मेन मेमोरी से कैश के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमारा डेटा किस रूप में ट्रांसफर होता है, ब्लॉक्स के रूप में ट्रांसफर होता है। लेकिन जब कैश से डेटा आपके सीपीयू के पास जाता है तो किस रूप में जाता है, वर्ड्स के रूप में जाता है। इसलिए कहते हैं ना आपको कि वर्ड लेंथ होती है। ठीक है। कल की क्लास में आपको जैसे मैंने अगर बात करें तो हमारे पास में एक हमारा पेपर हुआ था, 50 नंबर का एक जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, सब्जेक्ट टेस्ट था, उसमें मैंने कल की क्लास में सॉल्यूशन करवाया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वर्ड लेंथ होती है वो बेसिकली यह डिसाइड करती है कि आप ऑपरेशन कितने डेटा पे एक साथ करने वाले हो। और जितनी ज्यादा वर्ड लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आप परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ज्यादा डेटा आप क्या करोगे, एक साथ क्या करोगे, इन आउट करोगे। ठीक है। तो इस टाइप से हमने हमने बात की थी कि इसके बारे में, वर्ड लेंथ के बारे में बात की थी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने पॉइंट की बात की थी, हमारे पास में जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, लोकलिटी ऑफ रेफरेंस पे कार्य करते हैं ना। जो उसका प्रिंसिपल होता है वो लोकलिटी ऑफ रेफरेंस होता है। और लोकलिटी ऑफ रेफरेंस में बेसिकली दो प्रिंसिपल कार्य करती है। एक प्रिंसिपल कौन सा होता है, टेम्परेरी लोकलिटी ऑफ रेफरेंस, एक स्पेशल लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। तो टेम्परेरी लोकलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास में जो कैश की जो लाइन होती है उसमें जो वर्ड मौजूद होते हैं, तो हम कहते हैं भाई सीपीयू क्या करते हैं, सीपीयू जिस वर्ड को एक्सेस करता है वो दोबारा से उसी वर्ड को एक्सेस करने की बात करेगा, तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी लोकलिटी ऑफ रेफरेंस। फिर अगर स्पेशल लोकलिटी ऑफ रेफरेंस की बात करें तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू नियरेस्ट, है ना, नियर बाई वर्ड को एक्सेस करने की बात करेगा, तो वो आपकी स्पेशल लोकलिटी ऑफ रेफरेंस था। इस टाइप से हमने लास्ट क्लास में इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी की थी। आज हम मेमोरी हिरार्की के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन साइकिल पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक जो रहेगा वो इंस्ट्रक्शन साइकिल रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बार मेमोरी हिरार्की के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आपने सभी टाइप की मेमोरी को स्टडी कर लिया। अब सब टाइप की मेमोरी को स्टडी करने के बाद में इनकी जो हिरार्किकल फॉर्मेट जिनको अरेंज करते हैं उसके बारे में, उस कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक। देखो, यहाँ पे अगर बात करें मेमोरी हिरार्की की बात करें तो भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि हमारे पास में जो भी हमारी मेमोरी मौजूद होती है, हम अगर मेमोरी की बात करें कि हमारे पास जो भी मेमोरी मौजूद होती है उस मेमोरी को हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से हम डिवाइड कर रखते हैं। हमारी जो मेमोरी है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से हम डिवाइड करके रखते हैं। अगर जैसे मेमोरी की बात करें तो हमारे पास में हम कहते हैं कि हमारे पास में कुछ ऑन चिप मेमोरी होती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी रजिस्टर की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, कैश मेमोरी की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, मेन मेमोरी की बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, फिर हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ठीक, फिर हम मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर हम मेमोरी की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास में, हम एक मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास में मेमोरी है जिसको हम क्या करें, जिसको हम कह रहे हैं रजिस्टर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में मेमोरी है जिसको हम कह रहे हैं, हमारे पास में है कौन सा है, रजिस्टर है। ठीक है।
फिर हम कहते हैं हमारे पास में दूसरी मेमोरी है जिसको हम क्या करें, जिसको हम कह रहे हैं कैश मेमोरी, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास में कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी है मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, रैम है, ठीक। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम क्या करें, मैग्नेटिक। देखो इसके अलावा फिर हम एक एक ले लेते हैं, एसएसडी ले लेते हैं बीच में ना, एसएसडी, ठीक, एसएसडी ले लेते हैं, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे पास कौन सी मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क मतलब क्या होता है हमारे पास में, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। और फिर बात करें तो फिर हमारे पास मेमोरी होती है जिसको हम बात करते हैं कौन सी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जितने भी टाइप के आपके यहाँ पे जो मेमोरी है, इन सारे टाइप की मेमोरी को हम क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं, सारे टाइप मेमोरी को हम यूज करते हैं। और बेसिकली सारे टाइप की मेमोरी जो हम काम में लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम सभी टाइप मेमोरी हम इसलिए काम में लेते हैं कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट होती है उसको भी क्या करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। और यहाँ पे हर एक मेमोरी क्या होती है, हर एक मेमोरी की हम अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस मेमोरी क्या करते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम में हमारे काम में लेते हुए। और आज के दिन हमारे जितने भी जो जनरल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम आते हैं उनके अंदर हमारे पास में इसी टाइप से मेमोरी हिरार्की को काम में लिया जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले अगर बात करें कैपेसिटी की बात करें तो देखो रजिस्टर जनरली किस में होते हैं, रजिस्टर की बात करें जनरली किस में होते हैं, देखो रजिस्टर आपके जनरल किस में होते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई आपके बिट्स में होते हैं, केबी में होते हैं, ठीक है। रजिस्टर जनरल किस में होते हैं आपके, केबी में होते हैं। कैश मेमोरी जनरल किस में होती है आपकी, एमबी में होती है। ये जनरल किस में होती है आपकी, जीबी में। फिर जनरल किस में आती है आपकी, ना जीबी टीबी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके जीबी और टीबी में। फिर ये जनरल किस में होती है, टीबी में, ठीक है। और इसको भी हम कहते हैं जनरली आपके टीबी पीबी में हो सकती है ना। और यहाँ पे आपके पीबी के बाद क्या होता है, पीबी के बाद क्या होता है, पेटाबाइट के बाद क्या होता है, ईबी, ई की मतलब हेक्साबाइट। फिर उसके बाद क्या होता है, मेमोरी सीक्वेंस पता है कौन कौन सी होती है। जैसे देखो मेमोरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होती है, बिट्स। फिर क्या होती है, बाइट्स। फिर क्या होती है, किलोबाइट। फिर क्या होती है, मेगाबाइट। फिर क्या होती है, गीगाबाइट। फिर क्या होती है, टेराबाइट। फिर क्या होती है, पेटाबाइट। फिर क्या होती है, हेक्साबाइट। फिर क्या होती है, फिर क्या होती है, फिर क्या होती है, ठीक है, बहुत सारी याद हो गए। तो देखो ये आपकी क्या होती है, मेमोरी की हायरार्की होती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर हम मेमोरी की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो मेमोरी होती है अलग अलग कैपेसिटी का मेमोरी क्या करते हैं यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे अलग अलग मेमोरी की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में हम कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है, स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है, स्पीड है स्पीड है वो क्या होती जा रही है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ना ऐसे, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अगर हम एक्सेस स्पीड की बात करें, एक्सेस की बात करें तो एक्सेस स्पीड क्या होती जा रही है हमारी, कम होती जा रही है। क्या हो जा रही है, कम, क्योंकि एक्सेस स्पीड क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। देखो बेसिकली मैं ऐसे समझो, देखो समझो, देखो अगर यहाँ बात करें कि हम साइज की बात करें, या हम करें कि हमारे पास हम साइज की बात करें, साइज की बात करें तो साइज क्या हो जा रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। अच्छा उसके बाद में आप बात करें साइज के अलावा बात करें यहाँ पे कि हम जैसे इसको मैं कॉस्ट लिख देता हूँ ना, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट पर बाइट। कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, ठीक। अच्छा अब देखो इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें, अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेस टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ना एक्सेस टाइम की बात करें, एक्सेस टाइम आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर तरफ बढ़ोगे ना
एक्सेस टाइम क्या चल जाएगा, कम हो चल जाएगा। सीपीयू सबसे फास्ट किसको एक्सेस करता है, रजिस्टर को, फिर कैश को, फिर मेन को, फिर एसएसडी को, फिर मैग्नेटिक डिस्क को, फिर ऑप्टिकल डिस्क को, फिर मैग्नेटिक को। इसका मतलब एक्सेस टाइम क्या करते जा रहे हो आप, कम कर जा रहे हो। साइज क्या कर जा रहे हो आप, बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। कॉस्ट क्या कर जा रहे हो आप, बढ़ाते जा रहे हो। कॉस्ट पर बाइट यहाँ पे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखना है। आपने वैसे पढ़ लिया, बट ये बेसिक आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। एक्सेस टाइम ऊपर कर दिया ना, एक्सेस टाइम आपका कम होता जा रहा है ना। अच्छा, इसको तीर को उल्टा कर दिया, ऐसे इसको डिक्रीजिंग लिख देता हूँ ना, एक्सेस टाइम ऐसे लिख देता हूँ, डिक्रीज। अब सही है ना, एक्सेस टाइम डिक्रीजिंग लिख दिया ना, उल्टा कर डिक्रीजिंग लिख दिया। तो एक्सेस टाइम क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होता है, रजिस्टर का होता है, फिर कैश मेमोरी को होता है, फिर मेमोरी को होता है, फिर एसएसडी को होता है, फिर उसके बाद में आगे आपके इस टाइप से होता है, ठीक। अब है ना, कुछ आपकी जो मेमोरी होती है, कुछ आपकी जो मेमोरी होती है ये आपकी ऑन चिप मेमोरी होती है। कुछ आप मेमोरी क्या होती है, ऑन चिप होती है। जैसे अगर यहाँ तक की मेमोरी की बात करें तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं ऑन चिप मेमोरी, ऑन चिप मेमोरी। देखो ऑन चिप मेमोरी, इसके ऑन चिप मेमोरी यहाँ पे कहाँ पे हो सकती है, या तो कहाँ पे हो सकती है, या तो प्रोसेस के साथ होगी, या तो प्रोसेस के साथ होगी, या फिर किस साथ होगी, मदरबोर्ड है ना, या तो प्रोसेसर के ऊपर होगी या फिर मदरबोर्ड के साथ होगी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेमोरी क्या होती है, ऑन चिप मेमोरी होती है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑन चिप मेमोरी होती है उसमें अगर कैश की बात करें तो कैश के अंदर फिर लेवल होते हैं। कैश के अंदर जैसे लेवल होते हैं भाई, कैश के आप लेवल पढ़े थे ना आपने, L1 कैश पढ़े था, L2 कैश, L3 कैश, है ना। इस टाइप से कैश के क्या होते हैं, लेवल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनके इनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में मुझे बता दीजिए भाई, आपकी कौन सी मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर बता दो, रजिस्टर किससे मिलकर बनता है, फ्लिप फ्लॉप से। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रजिस्टर हमारे क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये तो हो गया रजिस्टर। कैश का बताओ, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, किससे मिलकर बनती होती है, ध्यान, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। यहाँ पे कैपेसिटर को काम में लेते हैं, ये भी आपकी बात सही है ना, कैपेसिटर को काम में लेते हैं। तो हम इस तरह ऐसे लिख देते हैं ना, सेमीकंडक्टर मेमोरी लिखते हैं ना, सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, ठीक। अब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ना इसको हम एस रैम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस रैम। एस रैम मतलब क्या कहते हैं, स्टैटिक रैम। अब आप कहोगे सर इसके अंदर कैपेसिटर अगर काम में ले लोगे तो फिर कैपेसिटर को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो फिर डायनेमिक हो जाएगा, तो है ना। जनरली यहाँ पे ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर को भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपके अगर बात करें तो नॉर्मली आप क्या होता है आपके, और इसकी बात करें तो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, है ना। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलकर बनती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डी रैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी रैम मतलब डायनेमिक। यहाँ पे क्या होती है, डायनेमिक। इसका मतलब इसको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है ना, नीड टू रिफ्रेश। यहाँ पे डायनेमिक है, इसका मतलब क्या है, नीड टू रिफ्रेश। इस पर्टिकुलर मेमोरी को रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, किसको, आपकी किसको, मेन मेमोरी को ना, रैम को, ठीक है। तो छोटे छोटे कुछ की पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे छोटे की पॉइंट जिनके बारे में आपको जनरली ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया, नोट डाउन हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर बात करें मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क आपको कंप्लीटली पहले से पढ़ा दिया गया है
है ना। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में आपने कंप्लीट डिटेल सारी पहले से ऑलरेडी स्टडी कर ली है। ऑप्टिकल डिस्क जो आपकी सीडी होती है ना, ऑप्टिकल डिस्क में जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी होती है, उसके बारे में आप बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में बेसिक बेसिक चीज़ें सीखते हो। तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके मैग्नेटिक टेप्स के बारे में बात करो तो टेप ड्राइव होते हैं जो बेसिकली आपके स्टोरेज के लिए जनरली इनको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये जनरली किसके लिए होते हैं, ये आपके स्टोरेज के लिए होते हैं ना, ये आपके स्टोरेज के लिए होते हैं। तो जो बड़े बड़े जो आपके भंडारण किए जाते हैं डेटा का, वो बड़े बड़े जो भंडारण डेटा का वो आपके जनरली आपके टेप मैग्नेटिक टेप में ही किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हाँ, देखो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हम बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर अगर जैसे आप कह रहे हो कि जो सीडी वाली बात कर रहे हो तो सही बात है। सीडी वाली बात में तो आप एमबी में स्टोर करते हो, जर्नल ज़्यादा से ज़्यादा केस में जीबी में जाते हो। लेकिन यहाँ पे जिस जिस डिस्क की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल के रूप में जिस डिस्क की बात कर रहा हूँ, इसके रूप में बेसिकली ये क्या होता है कि आपके जो होते हैं ना, किस रूप में बताऊँ आपको, जैसे यहाँ पे देखो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास आज के दिन क्या होता है कि जनरली जब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर जो आपके डेटा वेयर हाउस वगैरह तैयार किए जाते हैं, तो वहाँ पे डेटा वेयर हाउस के अंदर जो फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस करने के लिए काम में लेते हैं, तो उसके उस टाइम तो हम क्या किसको लगा देते हैं, हार्ड डिस्क को काम में लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो डेटा को एक स्टोरेज के लिए काम में लेते हैं ना, तो स्टोरेज पर्पज के लिए वहाँ पे फिर आपके ऑप्टिकल डिस्क और आपके मैग्नेटिक टेप काम में लेते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी आपने जनरली अगर जैसे डीवीडी की बात करो, सीडी की बात करो, उनकी कैपेसिटी कम होती है। लेकिन जब उनको सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा को एक साथ काम में लेते हैं फिर उनकी कैपेसिटी भंडारण के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आज के दिन अगर हम बात करें जैसे हमारे जो भी डेटाबेस होते हैं, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में हम तीन टाइप के कॉन्सेप्ट बात करते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं डेटाबेस, एक पढ़ते हैं डेटा माइनिंग, एक पढ़ते हैं डेटा वेयर हाउस। तो डेटाबेस के अंदर हम बात करते हैं कि आज के दिन मान के चलो कि अभी फिलहाल करंट जो आपका डेटा जो जनरेट हो रहा है, वो जो करंट डेटा जनरेट हो रहा है ना, वो डेटा आपका इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कि उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे स्टोरेज चाहिए। और बहुत सारे जो स्टोरेज होते हैं ना, उन स्टोरेज को बेसिकली हम एक टाइप से एक हिरार्की टाइप से मैनेज कर रखते हैं डेटाबेस में। और स्टोरेज के आज के दिन आपका एक नहीं होता। जैसे अगर बात करें अकेले हम अगर जैसे गूगल की बात करें अकेले, तो भाई जैसे गूगल की बात करें, आपके मेटा की बात करें, तो कहते हैं भाई मेटा कंपनी के पास लगभग 35-40 जो फुटबॉल ग्राउंड है, इतने बड़े उनके पास डेटा स्टोरेज है ना, इतने बड़े उनके पास डेटा वेयर हाउस है। तो वो जो डेटा वेयर हाउस जो बनाते हैं उस टाइम पे फिर इस टाइप की मेमोरी को वहां पे क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है डेटा का भंडारण करवाया जाता है। और यहाँ पे मैग्नेट टेप की बात करूँ तो मैग्नेटिक टेप आपकी सबसे सस्ती मेमोरी के रूप मानी जाती है। बट सस्ती होने के साथ साथ इसकी स्पीड होती है सबसे कम होती है। तो स्पीड को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क और साथ में यहाँ पे मैग्नेटिक टेप दोनों क्या करते हैं, पैरेलली काम में लेके और इस टाइप से भंडारण बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास में मेनली बात करें मेमोरी के बारे में बात करें तो एक आपके जैसे फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करते हो, तो फ्लैश मेमोरी आप क्या होती है, पेन ड्राइव वगैरह जो आपकी मेमोरी आती है, जो मेमोरी कार्ड आते हैं, पेन ड्राइव आते हैं, इसके अंदर आप किस मेमोरी की बात करते हो, आप फ्लैश मेमोरी की बात करते हो। यहाँ पे क्या होती है, आपकी फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपके मेमोरी के ऊपर बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं और बेसिक बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आपने मेमोरी के बारे में स्टडी कर लिया। अब एक बार हम वापस से जो स्विच करने वाले इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो वापस से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट हम वापस क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शंस साइकिल। अब देखो यहाँ पॉइंट आता है कि जब इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस का साइकिल्स का मतलब क्या होता है भाई, इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब होता है कि एक कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, इस डिकोड करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब इंस्ट्रक्शंस का एक कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को फैच डिकोड एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है, ठीक। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो देखो इंस्ट्रक्शंस को हम बेसिकली जिस टाइप से काम में लेते हैं उसको हम और थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ने और थोड़ा डेप्थ समझेंगे। इंस्ट्रक्शंस के आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम और अच्छे से समझने वाले हैं अब, ठीक। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर जिन साइकिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे बेसिकली तीन पार्ट पे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, फैच साइकिल होता है, फैच साइकिल होता है। फिर क्या होता है, फिर आपके डिकोड साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन फैच साइकिल होता है, फिर आपके होता है डिकोड होता है, फिर क्या होता है आपका एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होता है ना। आपके लास्ट एग्जाम में तो आपके क्वेश्चन बन गया था, यहाँ पे लास्ट एग्जाम में तो आप क्या बन गया था, क्वेश्चन पुट हो गया था आपके, है ना।
तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं इस टाइप से हमारे इंस्ट्रक्शंस होती है, और उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस चलता ही रहता है ना, ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यू आपके रिपीट होता रहता है। देखो यहाँ पे पॉइंट आता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो सीपीयू होता है, हमारे पास जो सीपीयू होता है, वो सीपीयू बेसिकली क्या करता है, वो सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस कहाँ से उठाता है, मेन मेमोरी से उठाता है। क्या करता है, मेन मेमोरी से आपके इंस्ट्रक्शन उठाता है। तो एक बार समझ लो, फिर नोट डाउन कर लेना आराम से। यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में बात की, मेन मेमोरी के बारे में बात की। और भी मेन मेमोरी के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो डेटा होता है, उस डेटा के रूप में हम अब बात कर रहे हैं किसके, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर को, हम उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब हम कहते हैं हमारे पास जो सीपीयू होता है, सीपीयू में हम कहते हैं कि हमारे पास में कुछ यहाँ पे मेमोरी के रूप में हमारे पास कुछ मेमोरी होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे बात करें, सीपीयू की बात करें, तो हम कहते हैं हमारे पास में कुछ रजिस्टर होते हैं, है ना, हमारे पास कुछ रजिस्टर होते हैं। हमारे पास जैसे हमारे पास क्या होते हैं, एएल यूनिट होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, सी यूनिट होती है। क्या होती है, सी यूनिट होती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो सीपीयू है, अब सीपीयू के अंदर बेसिकली काम कैसे होता है, किस टाइप से होता है, उस सारे पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। ठीक, अब मान के चलो कि हम क्या करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे। अब जब पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेटा है वो आपका रैम से कहाँ पे जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। अब जब डेटा रैम से आपके सीपीयू के पास जाता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी सीख लिए। जैसे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, तीन पार्ट से मिलकर बनती है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं आपके, मोड, ऑपकोड और ऑपरेंट। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ बात करें कि मान के चलो हमारे पास कोई एक इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास क्या है, कोई एक इंस्ट्रक्शन है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कहते हैं कि हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर एक तो क्या होता है, मोड होता है, एक क्या होता है आपका ऑपकोड होता है, एक क्या होता है ऑपरेंट होता है। ठीक, अब जो देखो इसको, इस पूरी को मैं कह रहा हूं क्या, पूरी क्या कह रहा हूं मैं, इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा हूं, इंस्ट्रक्शन। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, जब मैं इसको इंस्ट्रक्शन जब मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, इस इंस्ट्रक्शंस को हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले किसके पास लेके आ रहे हैं, सीपीयू के पास लेके जा रहे हैं। अब देखो, अब हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के पास लेके आना है ना। मेन मेमोरी से सीपीयू पे इंस्ट्रक्शन लेके जाना आपका फैच साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, फैच। किसी भी डेटा क्या करना, फेच करना। ठीक, तो जो फेच साइकिल है, वो फेच साइकिल आपके काम कैसे करता है, जैसे अगर बात करूँ किस कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, जैसे मान चलो कि हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है। मैं मान चलो हम एक प्रोग्राम बात कर लेते हैं, जैसे मान चलो हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है, एक कोई प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का नाम देता हूं क्या, ये P1 प्रोग्राम है। और ये P1 प्रोग्राम है ना, इसी को मैं क्या कहूंगा, इसी को क्या कहूंगा, प्रोसेस कहूंगा। क्या कहूंगा, प्रोसेस, क्योंकि ये आपके मेन मेमोरी मौजूद है, तो प्रोग्राम क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे मान के चलो कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मौजूद है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन रूप में I1 इंस्ट्रक्शंस है, ये क्या है I2 इंस्ट्रक्शंस है, ये क्या है I3 इंस्ट्रक्शंस है, ये क्या है I4 इंस्ट्रक्शंस है। इस टाइप से मान के चलो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसके अंदर मान चलो 1001 इंस्ट्रक्शन मौजूद है, 1000 इंस्ट्रक्शन मौजूद है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास में हम क्या करेंगे, हम इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास लेके आएंगे। तो सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आएगी, ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड कैसे होता है। देखो सबसे पहले जैसे मान चलो हमने पहले इंस्ट्रक्शंस को हमें एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक, पहले इंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, एग्जीक्यूट करवानी है। तो ये जो पहले इंस्ट्रक्शन है, इसको हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, सीपीयू के पास लेके जा रहे हैं। तो ये चलता कैसे काम, ये डिसाइड कैसे होता है, कौन करता है, किस इंस्ट्रक्शन लेके आना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन लाने के बाद में उसके बाद कौन सा काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, ये सब कैसे डिसाइड होता है, कौन करता है, कौन करता है, सीयू करता है ना। हमारे पास हमारे जो सीपीयू की जो मेन जो ब्रेन होता है, सीपीयू मेन ब्रेन होता है, कौन होता है, सीयू होता है। कौन होता है, सीयू। मतलब हम किसको क्या करें, इसको कंट्रोल यूनिट करें।
क्या करें, कंट्रोल यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट सबसे पहले यह इन्फॉर्म करेगा कि आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है, आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है। अब देखो कंट्रोल यूनिट को पता कैसे लगेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है, एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन उठानी है, ये पता कैसे लगेगा कंट्रोल यूनिट को, कैसे पता लगेगा भाई, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो ना, थोड़ा सा दिमाग को जोर दो के सोचो। मैं कह रहा हूं कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट यह डिसाइड करेगा ओवरऑल कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट आपका एक टाइप से कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, ये क्या करेगा, ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने में हेल्प करेगा। लेकिन जो ब्रेन है ये अकेला खुद से काम नहीं करेगा, ये तो क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा काम करवाने के लिए, क्या देगा, कमांड देगा काम करवाने के लिए। जैसे हमारा ब्रेन है, जैसे ब्रेन ने मुझे कमांड दी कि भाई आपको हाथ हिलाना है, ब्रेन ने मुझे कमांड दी कि आपको हाथ से ऐसे लिखना है, तो ये मेरी ब्रेन की कमांड है और ब्रेन की कमांड को हाथ क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी टाइप से सेम काम किसमें होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है। सीयू आपका ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो आपके बाकी सारे कंपोनेंट से क्या करता है, काम करवाता है। अब मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल यूनिट्स यह डिसाइड करेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस डिसाइड किस बेस पे करेगा, किस बेस पे करेगा, किस बेस पे करेगा भाई, कंट्रोल यूनिट यह डिसाइड करेगा कि कौन सी यूनिट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो डिसाइड किस बेस पे करेगा, फैच करते समय किस बेस पे करेगा। आप है ना, मेरे को गुस्सा बहुत है, आप है ना गलत, आपको आप है ना जो भी आंसर दो उसको लॉजिक के साथ दो, सही बात है। क्या नाम है आपका, सर्वर नाज, ग्रेट, गुड आंसर। पीसी प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, प्रोग्राम काउंटर। ये सच में ऑनलाइन ऑफलाइन और बच्चे ने सच में मेरा खून पीते हैं, बहुत बहुत ही, क्या बताऊं इनको, मैं बाद में बोलूंगा, है ना। अरे इतनी बार सिखा दिया आपको कि भाई आपका एक पीसी होता है, पीसी पीसी पीसी, समझ गए क्या होता है पीसी, ये क्या होता है, पीसी होता है, पीसी होता है, पीसी पीसी, नाम सुन रहा पीसी, है ना। पीसी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से, प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से इसको ये पता लगेगा कि एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, क्या पता लगेगा, एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो ये प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता लगा लेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्राम काउंटर के पास क्या है, एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अब देखो उसके बाद में वो जो पर्टिकुलर एड्रेस है ना, वो पर्टिकुलर एड्रेस अब कहां पे जाएगा, किसके पास जाएगा, वो पर्टिकुलर एड्रेस किसके पास जाएगा। अब आपके पास में एक रजिस्टर था, आप पास में रजिस्टर था जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्या करते, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो अब इसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से क्या होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की सहायता से एड्रेस लाइन से एड्रेस कहां से कहां ट्रांसफर होगा, एड्रेस लाइन से एड्रेस सीपीयू से लेके इस पर्टिकुलर मेमोरी के बीच में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सीपीयू क्या करेगा, इस मेमोरी पे जाके और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस के बेस पे क्या करेगा, अनेबल करेगा, क्या करेगा, अनेबल। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा जो रजिस्टर है उस मेमोरी डेटा रजिस्टर की सहायता से, मेमोरी डेटा रजिस्टर की सहायता से डेटा लाइन को काम में लेते हुए, डेटा लाइन या डेटा बस को काम में लेते हुए कहां से, मेन मेमोरी से सीपीयू के बीच लाया जाएगा, सीपीयू के बीच लाके कहां पे लाया जाएगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब देखो मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास जब डेटा आया तो पता लगा ये तो इंस्ट्रक्शन है, ये तो इंस्ट्रक्शन है, तो उसके बाद उसको कहां भेज दिया जाएगा, किसमें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। कहां भेज दिया जाएगा उसको, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको भेज दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसको भेज देगा। अब यहां पे जैसे आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेज दोगे तो अब आपका फैच काम कंप्लीट हो गया, इंस्ट्रक्शन फैच का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंस्ट्रक्शन फैच के काम के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है डिकोड, नेक्स्ट काम क्या होता है, डिकोड, है ना। जब भी इंस्ट्रक्शन उठ के आपके सीपीयू के पास जाती है तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता होता है इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने डेटा आपको कहां से उठाना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता होता, हमें कुछ
नहीं पता होता। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले मान चलो हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन, जैसे एग्जांपल बात करते हैं, मान चलो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 कोमा R2। मान चलो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है। अब ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जब इसके अंदर आ चुकी, ऐड R1 कोमा R2, जब इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर आ चुकी, तो इस रजिस्टर में आने के बाद इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। डिकोड मतलब इसका अब क्या किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, है ना, इसका चीरा फाड़ा किया जाएगा, इसको खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा। जब इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में हमें यह पता लगता है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से डेटा पे करना है, उसको बोलते हैं डिकोड साइकिल। क्या बोलते हैं, डिकोड। अब जैसे इसको ओपन करोगे ना, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहां पे आपको क्या पता लगेगा, ऑपरेशन पता लगेगा। क्या पता लगेगा, ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा ये जो ऑपरेशन पता लगेगा ना, ये ऑपरेशन कौन से डेटा पे करना है, कौन से डेटा पे करना है ये पता लगेगा आपको। ऑपरेशन करना है और कौन से डेटा पे करना है ये पता लगेगा आपको। अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है डेटा है वो कहां मौजूद है, रजिस्टर में। तो आप रजिस्टर से डिकोड साइकिल में क्या होगा, डिकोड साइकिल में आप डेटा अवेलेबल करवाते हो, डेटा वो चाहे रजिस्टर में हो चाहे मेमोरी में हो, आप डिकोड साइकिल में इंस्ट्रक्शन को डेटा क्या करवाते हो, अवेलेबल करवाते हो। अब हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन डेटा अवेलेबल करवा दिया। इंस्ट्रक्शन को डेटा अवेलेबल करवाने के बाद में अब क्या काम होगा, अब इंस्ट्रक्शन का डेटा अवेलेबल हो चुका, ऑपरेशन पता लग चुका, अब उस इंस्ट्रक्शन का करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करते समय, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते समय आपकी कौन कौन हेल्प करेगा। अब देखो यहां पे कमांड कौन दे रहा है, सीयू कमांड दे रहा है। अब जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो भी सीयू कमांड देगा, सीयू बताएगा कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसको हेल्प लो, एएलयू का हेल्प लो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प लो, एएलयू का हेल्प लेके, एएलयू की हेल्प लेके इंस्ट्रक्शन क्या करो, एग्जीक्यूट करो। और एग्जीक्यूट करते समय एएलयू में जो जो आपको काम करना है वो सारे आप काम परफॉर्म करो। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो इसका आउटपुट आया है उस आउटपुट क्या करो आप, उस आउटपुट को किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करो। तो है ना, एग्जीक्यूट के बाद भी हमारी और भी साइकिल होती है। जनरली इंस्ट्रक्शन को हम तीन तीन स्टेप्स लिखते हैं, उसको हम बढ़ा के भी लिखते हैं। आगे फिर इंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीट लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे भाई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है राइट बैक। क्या होता है, राइट बैक। राइट बैक मतलब मेमोरी के अंदर क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, राइट बैक मतलब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मेमोरी के अंदर आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। और रिजल्ट लिखने के बाद में आप क्या करोगे, आप फिर अगले काम पे स्विच कर जाओगे। आप क्या करोगे, अगले काम पे स्विच कर जाओगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना आप स्टार्ट कर दो। इस टाइप से आपका सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आपका सीयू की हेल्प से आप इंस्ट्रक्शन क्या करवा देता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। अच्छा अब मुझे बताओ कि आपका जो पीसी है वो पीसी कब चेंज हुआ, आपका पीसी कब चेंज हुआ। ना जैसे ही डेटा का फैच साइकिल कंप्लीट होता है, फैच साइकिल कंप्लीट होने के बाद जैसे आप डिकोड में जाते हो ना, डिकोड में जाते के साथ आप पीसी की वैल्यू को चेंज कर देते हो। ना जैसे ही फैच साइकिल के टाइम पे पीसी काम आ रहा है, मैंने आपको कहा था ना कि पीसी स्टार्टिंग में तो उस इंस्ट्रक्शंस को बताता है जिसको फैच करना होता है, बताया था ना आपको। आप कहते हो ना पीसी नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करता है, लेकिन नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए सबसे पहले डेटा फैच होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन फैच होती है। जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है तो उस टाइम पे पीसी हेल्प कर रहा है, क्योंकि पीसी की हेल्प से पता लगेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच करनी है। अब वो इंस्ट्रक्शन आपकी फैच हो चुकी है, उसके बाद में जैसे फैच साइकिल कंप्लीट हो ना, तो फैच साइकिल कंप्लीट होते ही आप क्या करोगे, पीसी को इंक्रीज कर दोगे और पीसी को कहां पहुंचा दोगे, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के पास पीसी को पहुंचा दोगे। इस टाइप से आपका कंप्यूटर सिस्टम में काम होता है। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली क्या थोड़ा सा माइंड पे जोर दिया करो, है ना। जैसे आपके घर वाले कहते हैं ना थोड़ा सा बुद्धि पे जोर दे के काम करो, तो वो चीज करा करो, है ना। इन चीजों को रियलाइज करा करो। जैसे आप पढ़ के है ना इन चीजों को रटो मत। जैसे सारे जो रजिस्टर मैंने पढ़ा है इनको रटो मत, ये सारे रजिस्टर काम आ रहे हैं, है ना। आप इनको रटने बैठोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे सबको। आप तो इनको ऐसे मान के चलो कि सारे के सारे रजिस्टर हैं, ये हमें इस टाइप से काम में लेने की हमें पता है कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है।
हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट चले। ऑनलाइन वाले स्टैंड ने क्या क्वेश्चन पूछा भाई, वेरी फर्स्ट टाइम पीसी को एड्रेस कौन देता है? अच्छा आप ये कहना प्रोग्राम काउंटर एड्रेस कौन देता है, ये कहना चाह रहे हो ना? वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। ओके देखो समझो यहाँ पे, सबसे पहले आप कह रहे हो कि आप पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हो, सबसे पहले पीसी को एड्रेस कौन देता है? तो भाई इसके लिए आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कुछ लॉजिक समझाए थे। मैंने आपको लोडिंग लिंकिंग और एड्रेस बाइंडिंग बताया था आपको। लोडिंग लिंकिंग एड्रेस बाइंडिंग, अब उसको थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा कोरिलेट करो, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा कोरिलेट करो। ये लोडिंग लिंकिंग एड्रेस बाइंडिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि लोडर जो होता है वो क्या करता है, लोड करता है। लिंकर जो होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल्स को करता है, लिंक करता है। और एड्रेस बाइंडिंग क्या करता है, एड्रेस बाइंड करता है। तो जब एड्रेस बाइंडिंग एड्रेस बाउंड करेगा तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम लोड होगा तो पीसी को एड्रेस बाउंड करके और पहला पहला एड्रेस बता देगा। क्या बता देगा? फर्स्ट एड्रेस बता देगा। ठीक है, ये सब सब चीज आपके लॉजिकली चीजें हैं, ये सब आपके एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लॉजिकल चीजें, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसी पॉइंट को हम लिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास में इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फैच साइकिल होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में, फैच साइकिल होता है। ठीक, फिर हमारे पास क्या होता है, डिकोड साइकिल होता है। क्या होता है हमारे पास में, डिकोड साइकिल होता है। ठीक है, फैच साइकिल होता है, डिकोड साइकिल होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, देखो कई बार कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्या मिलेगा, ऑपरेंट फैच। क्या मिलेगा, ऑपरेंट फैच मिलेगा। ठीक है, ऑपरेंट फैच मिलेगा, है ना, ऑपरेंट फैच। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा आपको, एग्जीक्यूटिव मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, एग्जीक्यूटिव मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई स्टोर, या तो हम इसको स्टोर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, राइट बैक, एक ही बात है ना। स्टोर कह दो, किसको कह दो, राइट बैक, स्टोर राइट बैक। ठीक, और साथ में यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हम कहते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, अच्छे पॉइंट है ना। सबसे पहले पहले साइकिल कौन सा होता है, फैच साइकिल होता है। फिर कौन सा होता है आपका, डिकोड साइकिल होता है। फिर क्या होता है, ऑपरेंट फैच साइकिल होता है। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूट साइकिल होता है। फिर क्या होता है, स्टोर या राइट बैक साइकिल होता है, स्टोर या राइट बैक आपका साइकिल होता है। ठीक, फिर कौन सा होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, नेक्स्ट साइकिल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इनके बारे में हमें पॉइंट लिखना है तो इनके बारे में पॉइंट समझेंगे। देखो जैसे अगर डिकोड की बात करें तो देखो डिकोड साइकिल के टाइम पे एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि डिकोड साइकिल के टाइम पे आपका क्या होता है, आपका पीसी क्या होता है, पीसी नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल, नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन एड्रेस, एड्रेस होल्ड। तो आपका जब जब भी जैसे आपका डिकोड साइकिल पर जाओगे तो डिकोड साइकिल पे जाते ही आपका पीसी जो होगा वो क्या करेगा, वो अब आपके अगले एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पीसी की हेल्प से हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस को फेच किया, इंस्ट्रक्शन फेच किया। सीयू ने बताया, सीयू ने बताया पीसी से आपने एड्रेस उठाया, पीसी से एड्रेस उठा के आपने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दिया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एड्रेस के बेस पे उस मेमोरी क्या कर दिया, अनेबल किया जहां डेटा उठाना है। और उसने क्या किया, एड्रेस बस की हेल्प ली। उसके बाद में मेमोरी डेटा बस है, उसने मेमोरी डेटा बस की सहायता से आपका क्या हुआ, डेटा आपका मेमोरी से कहां पे आया, सीपीयू पास आया। और मेमोरी जब सीपीयू पास डेटा आया तो उस डेटा कहां पे रखा हमने, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमने नेक्स्ट साइकिल पे हमने बात कर ली, नेक्स्ट साइकिल आप कौन सी आती है, डिकोड साइकिल। ठीक है, तो इस टाइप से आप काम होता है, एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद इन सभी साइकिल्स के बारे में हम क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में सबके बारे में पॉइंट लिख लो।
सबसे पहले साइकिल कौन सी होती है आपकी? फैच साइकिल को होती है। फैच साइकिल क्या काम करते हो? फैच साइकिल में आपका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड किया जाता है। किसके द्वारा? कंट्रोल यूनिट की सहायता से। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम से सीपीयू पर लाया जाता है। सीपीयू पर लाया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली काम क्या क्या होता है, देखो इसको मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ, इस काम को पॉइंट वाइज लिखूँ। देखो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर की सहायता से, प्रोग्राम काउंटर की सहायता से, सहायता से एग्जी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस का पता लगाती हैं। ना कंट्रोल यूनिट ने किसकी हेल्प ली? प्रोग्राम काउंटर की हेल्प ली। ठीक है, तो बेसिक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल यूनिट काम कर रही है लेकिन किसकी सहायता से काम कर रही है? प्रोग्राम काउंटर की सहायता से काम कर रही है। उस पर क्या होगा, उस पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो देखो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से उस एड्रेस को अनेबल किया जाता है, अनेबल किया जाता है मेमोरी डेटा रजिस्टर से इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को डेटा लाइन की सहायता से सीपीयू तक लाकर इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में, रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो सारे के सारे रजिस्टर जो आप पढ़ रहे थे वो सारे काम आने स्टार्ट हो गए ना, तो सारे रजिस्टर आपके क्या होते हैं, काम आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास में देखो, यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, मेमोरी डेटा रजिस्टर हो गया, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब फाइनली आपके इंस्ट्रक्शंस किस में आके स्टोर हो चुके हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका मतलब फैच साइकिल में, इसका मतलब देखो साफ साफ लिखना, देखो यहाँ पे फैच साइकिल में, फैच साइकिल में, फैच साइकिल में इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब आईआर, आईआर में स्टोर किया जाता है।
समझे पॉइंट? ठीक है, तो फैच साइकिल का मेन काम क्या होता है? फैच साइकिल का मेन काम होता है इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से सीपीयू पास लेके आना और सीपीयू पास लाके और आईआर में स्टोर करवा देना। ये काम किसका हो गया? फैच साइकिल का। ठीक है, फैच साइकिल काम कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल कौन सी आती है? डिकोड साइकिल। नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं, डिकोड साइकिल। क्या काम होगा डिकोड साइकिल में? बताओ क्या काम होगा? कंट्रोल यूनिट की सहायता से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, ओपन किया जाता है और पता लगाया जाता है कौन सा ऑपरेशन कौन से डेटा पर परफॉर्म करना है। बस इतना काम करेंगे। ठीक है, और साथ में प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए पॉइंट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। कंट्रोल यूनिट की सहायता से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, सीयू की सहायता से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इंस्ट्रक्शन मतलब आईआर है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को डिकोड को हम यहां पे कह रहे हैं क्या करते हैं? ओपन। डिकोड मतलब ओपन किया जाता है ना। अब आप क्या करोगे? अब आप इंस्ट्रक्शन क्या कर दोगे? ओपन कर दोगे। और ओपन कर क्या पता लगाओगे? ओपन कर पता लगाओगे कौन सा ऑपरेशन कौन से डेटा पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद में क्या पता लगेगा? इंस्ट्रक्शंस में मौजूद ऑपकोड और ऑपरेंट का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपके क्या होगा? इंस्ट्रक्शन में जो ऑपकोड है, ठीक है, तो क्या करते हैं? फाइंड आउट क्या करते हैं? ऑपकोड को फाइंड आउट करते हैं, ऑपरेंट को फाइंड आउट करते हैं और ऑपकोड ऑपरेंट को फाइंड आउट करके यहां पे हम यह आइडेंटिफाई करते हैं हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से डेटा परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन कौन से डेटा क्या करना है, हमें परफॉर्म करना है। तो कहां पता लगेगा? यहां पता लगेगा। और साथ में यहां पे क्या होता है? यहां पे आपको साथ में क्या करना पड़ता है? इससे क्या करते हैं? नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शन एड्रेस, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस एड्रेस के लिए पॉइंट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपका पीसी क्या होगा? पीसी अब आपका आगे बढ़ जाएगा। पीसी क्या होगा? अब आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम पीसी क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर इंस्ट्रक्शन डिकोड की बात करें तो इंस्ट्रक्शन डिकोड से हमने जनरली काम क्या किया भाई? ऑपकोड और ऑपरेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो यहां पे क्या होता है? ऑपकोड मतलब क्या? ऑपरेशन है ना, ऑपकोड एंड ऑपरेंट के बारे में पता लगता है। जो EMR वाले स्टूडेंट है उनको जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान चलो उनको जैसे सपोज करो बाद में एग्जाम में इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे, तो डोंट वरी, आपको इंग्लिश में सारे पॉइंट आपको बता देंगे अलग से। ये सारे पॉइंट लिखवाएंगे आपको इंग्लिश में ना, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी डिस्क्रिप्टिव की ना। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद में अब हमें क्या पता लग गया? एक तो हमें ये पता लग गया कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कौन से डेटा परफॉर्म करना है।
ठीक है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड मतलब डेटा, डेटा आपको डेटा कहां से मिलेगा ये पता लग जाएगा। ठीक है, डेटा कहां से मिलेगा आपको ये पता लग जाएगा। ओके, तो ये चीज पता लगता है किसमें, आप डिकोड में पता लगते हो। अब देखो, इसके साथ में यहां पे जैसे हम कहते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हो, हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ऑपरेंट फैच। देन इसको ऑपरेंट फैच कह दो, या फिर इसका क्या कह दो, इसको डेटा फैच कह दो, इसको ऑपरेंट फैच कह दो, या इसको डेटा फैच कह दो, या फिर क्या इसको क्या कह दो, मेमोरी एक्सेस, इसे क्या कह दो, मेमोरी एक्सेस। तो अब क्या काम होगा भाई आपका, नेक्स्ट काम क्या होगा, अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड डेटा को क्या किया जाएगा, रिक्वायर्ड डेटा को लोड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस के रिक्वायर्ड डेटा को लोड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखना है, इंस्ट्रक्शंस के रिक्वायर्ड डेटा को लोड किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस के रिक्वायर्ड, इंस्ट्रक्शंस के रिक्वायर्ड डेटा को क्या किया जाता है, लोड, लोड किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को जो जो डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करेंगे, हम डेटा को अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शंस के पास क्या हो गए, सारे डेटा क्या हो चुके, अवेलेबल हो चुके, और अगर सारे डेटा अवेलेबल हो चुके तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कौन सा आ जाएगा, एग्जीक्यूट साइकिल आ जाएगा। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा भाई, एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा, कंट्रोल यूनिट की सहायता से, कंट्रोल यूनिट एएलयू की सहायता से, एएलयू की सहायता से इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाती है। ठीक है, तो लिखो कंट्रोल यूनिट एएलयू की सहायता से, कंट्रोल यूनिट एएलयू, क्या होते हैं भाई एएलयू, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एएलयू की सहायता से, एएलयू की सहायता से इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाती है। इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाती है। तो इंस्ट्रक्शंस में जो भी ऑपरेशन है उसे परफॉर्म कौन करवाता है, आपका कौन, सीयू करवाता है, लेकिन किसकी सहायता करता है, एएलयू की सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा काम होगा। तो देखो उसके बाद में जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट्स आपकी एएलयू की हेल्प लेगी। अब एएलयू में क्या होगा भाई, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जितने आपके लॉजिक ऑपरेशन है, जितने आपके शिफ्ट ऑपरेशन वगैरह है, उन सब की हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, हमारे जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस है उसका, उसके अंदर जो ऑपरेशन है क्या कर देंगे, हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। नेक्स्ट क्या काम होगा, नेक्स्ट क्या काम होगा, राइट बैक, क्या काम होगा, राइट बैक, स्टोर या, स्टोर या राइट बैक। इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आउटपुट डेटा को स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में आउटपुट डेटा को स्टोर करवाया जाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट को, परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट को मेमोरी में,
अब ध्यान, मेमोरी में कोई सी मेमोरी हो सकती है, मेमोरी मतलब आपकी रजिस्टर हो सकती है, आपकी मेन मेमोरी हो सकती है ना। तो मैं लिख देता हूँ साफ साफ यहाँ पे, क्या हो सकती है, रजिस्टर हो सकती है, क्या हो सकती है, मेन मेमोरी हो सकती है। स्टोर करवाता है, तो रिजल्ट को क्या कर दोगे आप, स्टोर करवा दोगे, रिजल्ट को आप क्या कर दोगे, स्टोर करवा दोगे। हम्म, ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट क्या बच गया, अगली साइकिल क्या होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अब क्या करेगा, अब देखो, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए अब कैसे काम होगा भाई, कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर की सहायता से नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस का पता लगाकर और क्या करती है, उसे फैच करवाती है। तो वही काम फिर आपके बाद वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप जंप करें, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर की सहायता से सहायता से नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाती है। अब देखो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मैं कह रहा हूँ एग्जीक्यूशन स्टार्ट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट मतलब सेम कहानी वही, एग्जीक्यूशन स्टार्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम फिर वही आ जाएगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो मतलब एग्जीक्यूशन साइकिल सेम, फिर वहीं पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या क्या जाएगा, फैच, फिर क्या जाएगा, डिकोड, फिर क्या जाएगा, जैसे ओपरेंट फैच लिख दो फिर एग्जीक्यूट लिख दो ना, एक ही बात है यहाँ पे, एग्जीक्यूट, फिर क्या जाएगा, स्टोर या राइट बैक, स्टोर या राइट बैक। और जब आपका डिकोड होगा, जब आपका डिकोड होगा उस टाइम पे वापस से क्या हो जाएगा, डिकोड टाइम वापस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पीसी, फिर वापस से कहानी आपकी फिर दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस से आपका राइट बैक होने के बाद में आपकी दोबारा से कहानी क्या हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से आपको वापस से क्या करते हो, स्टार्ट कर देते हो आप। अब दोबारा से स्टार्ट कर किसके पास आ जाते हो, इसी के पास आ जाते हो। और ये आपके कंटिन्यू क्या होते चलते रहते हैं। अब लास्ट जो आपका क्वेश्चन बना था ना, वो लास्ट क्वेश्चन तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन साइकिल पे बन गया था। आपसे इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के ऊपर आप ये पूछ लगा था सीक्वेंस क्या है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन बना था वो आपके सिर्फ इतना क्वेश्चन बना था, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स का सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या होती है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, स्टोर और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे तो फैच, डिकोड, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूट, राइट बैक, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ये काम किसका होता है, इंस्ट्रक्शंस का। ये काम किसका होता है, इंस्ट्रक्शंस का। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आते हैं, समझते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस के अंदर कैसे किस टाइप से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय कैसे कैसे हेल्प होगी आपकी, है ना। ये नोट डाउन हो गया सारा, डन। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे सपोज करो आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन है, सपोज करो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, इंस्ट्रक्शन सपोज करो क्या है, ऐड R1 कोमा हैशटैग 5। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं तो ये आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कितनी एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितनी एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस है।
ये इंस्ट्रक्शन कितनी एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है? ये इंस्ट्रक्शन का मोड कौन सा है? कौन सी मोड की इंस्ट्रक्शन है? बताओ, आप बताओ मोड कौन सा है? कौन सी मोड की इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन मोड पढ़ाए थे ना, इंस्ट्रक्शन मोड ना, एड्रेसिंग मोड, जिसको हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इमीडिएट मोड है। कौन सा मोड है? इमीडिएट मोड है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑपरेंट है वही हमारे क्या रखता है, डेटा को रख रहा है। ऑपरेंट के अंदर डायरेक्ट डेटा है तो कौन सा मोड होता है? इमीडिएट मोड है। और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। दो दिख नहीं रहा आपको? दोनों दिख रहे? दो एड्रेस नहीं दिख रहे क्या? तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ठीक, अरे वही तो क्वेश्चंस होते हैं भाइयों। अलग से कोई भगवान थोड़ी अलग से उतर के आता है, सारे कॉन्सेप्ट वही घूमते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस सब्जेक्ट में अगर हम थोड़ी सी गहराई में चले जाए ना, तो उस गहराई के ऊपर अगर हम बैठ के और फिर पीछे से अगर पूरी चीज याद करें ना, तो पूरी चीज याद हो सकती है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप बैठ के और फिर अगर आप फर्स्ट डे से अगर आप सिलेबस रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक पॉइंट आपके वापस से रिकॉल हो जाएंगे। हर एक पॉइंट वापस से रिकॉल हो जाएंगे। आज तक जितनी भी आपकी 10 क्लास हुई है, 10-11 क्लास का जो कंटेंट है वो सारा रिकॉल हो जाएगा। आप तो बस इसको क्या करना, इसको अपने माइंड में क्लिक करना और पीछे से सारा डेटा वापस से क्या करना, खंगालना स्टार्ट करना। आपसे ऐसा नहीं होता क्या लाइफ में कि जब आप कुछ पुरानी यादों को याद करते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, तो फिर आप वो जो सैड सॉन्ग है उसकी बजाय आप मेरे वीडियो चला लिया करो और ऐसे एक इंस्ट्रक्शन देख लिया करो, फिर वापस याद कर लिया करो, है ना। ऐसे फील कर लिया करो कि सुनील यादव सर के जो वीडियो है वो सैड सॉन्ग है ना, फिर इंस्ट्रक्शन याद कर लिया करो। अच्छी बात है ना। एटलीस्ट आपका क्या होगा, सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। भाई सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तो जॉब लग जाएगी, और जॉब लग जाएगी तो सैड सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी तो क्या होगा, वही होगी। तो देखो यहाँ पे अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की बात करें, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो साइकिल चलेगा, कौन साइकिल चलेगा? सबसे पहले साइकिल कौन सा आएगा? फैच साइकिल। कौन सा आएगा? फैच साइकिल। फैच साइकिल में क्या होगा भाई आपका? फैच साइकिल में काम क्या होगा? ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेन मेमोरी में मौजूद है। काम मौजूद है मेन मेमोरी में। हमारे पास कोई भी एक मेन मेमोरी है, हमारे पास कोई भी एक मेन मेमोरी, इस मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी है। अब जो सारे पॉइंट लिखवाए ना, वो सारे पॉइंट्स वही काम आने वाले हैं ना। तो सारे पॉइंट्स हैं मेन मेमोरी में, इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो इंस्ट्रक्शन कौन सी है? जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन कौन सी? ऐड कौन सी? R1 कोमा #5, R1 कोमा #5। ठीक, इस मेन मेमोरी के इंस्ट्रक्शंस को कहां पे लाया जाता है फैच साइकिल में? कहां पे लाया जाता है? IR में लाया जाता है ना। कहां पे लाया जाएगा? IR में। कहां पहुंच जाएगा? IR। अब देखो IR में क्या आ चुका? IR में क्या चुका? ऐड R1 कोमा #5। सही बात है, हो गया। ठीक, अब क्या करोगे? नेक्स्ट काम क्या करोगे? नेक्स्ट काम क्या करोगे? डिकोड करोगे। नेक्स्ट काम क्या करोगे? डिकोड। क्या करोगे डिकोड में? क्या करोगे भाई? डिकोड में ये जो IR के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है ना, IR के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मौजूद है, इस IR की इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है। ये तो क्या है? ये तो आपका ऑप कोड है। ये तो क्या है? ऑप कोड मतलब ऑपरेशन है। ऑप कोड मतलब क्या है? ऑपरेशन है ना। जो आपका ऑप कोड होता है ना, वो बेसिकली क्या, तो बाइनरी में होता है। जैसे ऑप कोड बात करें तो ऑप कोड बाइनरी में होता है। जैसे इस टाइप से बाइनरी मिलेगा 0001, जैसे आपका बाइनरी में क्या मिलेगा? आपको ऑप कोड मिलेगा। क्योंकि आप पता नहीं इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आपके सीक्वेंस ऑफ बिट होती है ना, बिट्स का ही समूह होते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो बाइनरी में पूरा डेटा मिलेगा। तो जैसे ऐड तो आपको जनरली इंसान है, उसको इस इंसान को आपको समझाने के लिए आपको ऐड लिखा गया, बट यहाँ पे इंटरनली अगर बात करें, इंटरनली क्या होता है? यहाँ पे इंटरनली आपके बाइनरी फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे ऐड के लिए मान के चलो, ऐड के लिए आपके भाई मैंने आपको बताया था ना कि जनरली जो ऑप कोड होता है, ऑप कोड की जनरल जो साइज होती है कितनी होती है? 4 से 12 बिट के बीच होती है। 4 से 12 बिट के बीच होती है। कितनी होती है? 4 से सोच लो, कंफर्म बताओ। 4 से 8 बिट के बीच, 4 से 8 बिट के बीच साइज होती है किसकी? ऑप कोड की। किस साइज होती है? ऑप कोड की। तो ऑप कोड का मतलब होता है कि भाई आपके ऑप कोड की साइज से यह पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर, इस पर्टिकुलर हमारे आर्किटेक्चर के अंदर कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अगर 4 बिट है तो इसका मतलब टोटल आपके 16 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, 8 बिट है तो टोटल 256 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जितने ऑपरेशन आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग ऑप कोड की साइज डिसाइड होती है। हो गया बात? ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में ये ऑपरेशन पता लग गया। अच्छा, अब ऑपरेशन किस पे करना है? ऑपरेशन किस पे करना है? देखो
एक तो किस पे करना है, R1 रजिस्टर से डेटा उठाना है। अब देखो R1 रजिस्टर डेटा उठाना है, और एक आपका डेटा क्या है, डायरेक्टली मौजूद है। एक डेटा क्या है, डायरेक्टली। तो देखो इमीडिएट मोड है, ये क्या कैसा मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अगर इसकी बात करें तो हम कहते हैं ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। कैसा है, इमीडिएट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमें यह पता होता है कि यहां पे हमारे पास में ये क्या है, ये डायरेक्टली डेटा है। ये क्या डायरेक्टली डेटा है, ऑपरेंड के अंदर ही डेटा मौजूद है। ऑपरेंड के अंदर क्या है, डेटा मौजूद है। इसका मतलब इस डेटा पे इस एक तो क्या है, डेटा ये काम में लेना है, और एक डेटा कहां पे काम में लेना है। तो अब देखो R1 एक को रजिस्टर है, एक को रजिस्टर है R1, एक को रजिस्टर है R1। इस पर्टिकुलर R1 रजिस्टर में क्या है, डेटा मौजूद है। इसमें क्या है, डेटा मौजूद है, क्योंकि हमें पता लगा है R1 रजिस्टर में डायरेक्ट डेटा मौजूद है। क्यों पता लग रहा है भाई, क्योंकि कैसा कैसा है, जैसे हमें आपका इमीडिएट एड्रेस, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे R1 अगर आपका सिंपल लिखा हुआ है तो R1 रजिस्टर में डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। और अगर मान चलो ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब R1 रजिस्टर में आपको एक एड्रेस मिलता, किसका, मेमोरी का, और उस एड्रेस में जाता तो क्या मिलता, डेटा मिलता। क्या मिलता, डेटा मिलता। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। तो इस वजह से एड्रेसिंग मोड हम पढ़ते हैं, इस वजह से एड्रेसिंग मोड हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहानी होगी। अब नेक्स्ट बात आता है कि अब आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, डेटा। तो देखो मान चलो यहाँ पे डेटा क्या है, सपोज को यहाँ पे डेटा की बात करें तो हम कहते हैं यहाँ पे आपका डेटा है, जैसे हैशटैग कितना है 30, कोई भी डेटा है, ठीक डेटा। अब आप क्या करोगे, R1 का डेटा अवेलेबल करवा दोगे, R1 का डेटा अवेलेबल करवा दोगे, और ये डेटा आपका डायरेक्टली मौजूद है ही, ये डायरेक्टली मौजूद है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट काम क्या होगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में क्या होगा, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, एडिशन। क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। अब देखो यहां पे क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। क्या करना है, एडिशन। किसके बीच करना है भाई, किसके बीच करना है, हैशटैग 30, मतलब सिंपल सी बात है, डेटा को ऐसा मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक, अब देखो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा, ALU, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसके लिए, ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। अब जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आया, 35 आया। कितना है, 35। और इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर या राइट बैक, स्टोर या राइट बैक। और स्टोर और राइट बैक कहां पे करोगे, R1 में। कहां पे करोगे, R1। और R1 रजिस्टर में आप क्या रख दोगे, R1 रजिस्टर में क्या रख दोगे, 30। इसका मतलब है कि हमारे पास मान चलो R1 रजिस्टर के अंदर हमारे पास पहले डेटा कितना था, पहले डेटा कितना था, 30 था। अब हम R1 रजिस्टर डेटा क्या कर देंगे, अब हम R1 रजिस्टर डेटा क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और अपडेट कर कितना कर देंगे, 30। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, फेच हो जाएगी, किसकी सहायता से, PC की सहायता से। और नेक्स्ट काम आपका स्टार्ट हो जाएगा, बस ये काम हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा उसका रिजल्ट, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे, यहाँ पे सही बात है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट रिजल्ट किस में जाएगा, बाय डिफॉल्ट किस जाएगा, एक्यूमुलेटर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये रिजल्ट आपका बाय डिफॉल्ट आपका एक्यूमुलेटर जाएगा, क्योंकि ALU का डायरेक्ट रिजल्ट किस में जाता है, एक्यूमुलेटर में। उसके बाद एक्यूमुलेटर्स कहाँ से रख दोगे, एक्यूमुलेटर्स कहाँ रखोगे, R1 में। तो कहाँ रखोगे, ये रिजल्ट किस में, एक्यूमुलेटर में। कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, ये सारी चीज तो आपको सिखा रखा है। ALU का डिफॉल्ट रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर जाएगा, एक्यूमुलेटर कहाँ रख दोगे आप, R1 रख दोगे।
हो गया नोट डाउन? फटाक से नोट डाउन कीजिए। अब देखो हमारे पास में जितना भी ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जितना भी इंस्ट्रक्शन मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इधर ना इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल में कह रहा हूँ भाई हमारे पास सबसे पहले फैच साइकिल है, फिर हमारे पास डिकोड साइकिल है, फिर ऑपरेंड फैच है, फिर एग्जीक्यूट है, फिर आपका राइट बैक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट नेक्स्ट आपके इंस्ट्रक्शन है। तो ना ये जितने भी साइकिल है, ये जितने भी हम साइकिल की बात कर रहे हैं, इस जितने जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल की जितनी भी हमारी जो स्टेज होती है, अब ना हम स्टेज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में दो काम है। एक तो क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को पहले क्या करें, उसकी सारी स्टेज को कंप्लीट करें, उसके बाद क्या करें हम दूसरी इंस्ट्रक्शन उठाएं, फिर उसकी सारी स्टेज कंप्लीट करें, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन उठाएं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैरेलली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? पहले, जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन मैनर। क्या बोलते हैं? पाइपलाइन मैनर। और पाइपलाइन मैनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन, जैसे एक इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शंस को हम स्टार्ट करने के बाद हम हर एक साइकिल पे नई इंस्ट्रक्शन लेके आ जाएंगे। जो हमारा कंसेप्ट होता है पाइपलाइन का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइन का। तो हम पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, और पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट में हम हर एक पार्ट को बहुत बारीकी समझेंगे, पाइपलाइन कॉन्सेप्ट होता है क्या है, कैसे परफॉर्म होता है, क्योंकि पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और साथ में हम क्या करेंगे, हमारे दो जो आर्किटेक्चर होते हैं, जिसको हम एक तो कहते हैं रिस्क आर्किटेक्चर, जिसको मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, एक होता है सिस्क आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो हमारा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट बच गया और हमारे रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट बच गया। उसके बाद आपका COA कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आप कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आपका COA कंप्लीट होगा तो आपका एक यूनिट टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, मतलब टॉपिक टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगला टॉपिक टेस्ट आपका COA कंप्लीट होते आपका परफॉर्म करवा देंगे, आपका टॉपिक टेस्ट रहेगा। और आपका टॉपिक टेस्ट के बेस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चंस अब सभी के आएंगे। आप पता नहीं है भाई टॉपिक टेस्ट में होता क्या है, जितना आपने पढ़ लिया उस पीछे तक के सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, बेसिकली जो आप करंट कौन से पढ़ रहे हो उससे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और आपका जो भी आपका टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 50% क्वेश्चन PY के होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। और 50% क्वेश्चन आप कैसे होते हैं, जो आपके टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सारे के सारे, इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं ये चीज आपको, अगर आप सारे के सारे नोट्स को बहुत अच्छे लेवल से प्रिपेयर कर लोगे, खुद के हाथ से अगर आप नोट्स बना लोगे, सारे के सारे अगर आप टेस्ट दे लोगे, सभी टेस्ट का एनालिसिस कर लोगे और रिवीजन कर लोगे, तो 100% सिलेक्शन है। मेरे से लिखवा के ले जाना, स्टाम्प ले आना, लिख के दे दूंगा, सीरियसली सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो एफर्ट्स आप लगाओगे उससे ज़्यादा एफर्ट्स मैं लगाऊंगा, और अगर मेरे एफर्ट्स को अगर आप समझ के और उतनी मेहनत कर लोगे ना, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कंटेंट इफेक्टिव तरीके से देना मेरी फुल गारंटी है ना। मैं AI बन के कंटेंट दे सकता हूँ आपको, आप जैसा मांगोगे वैसा कंटेंट दे दूंगा, है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। बस आपको ये कि आपको उस कंटेंट्स को अच्छे से अपने नोट्स में उतारना है। कोशिश करो नोट्स स्वयं के हैंड रिटन होने चाहिए, कोशिश करो ना। जब तक आप अपंग नहीं हो तब तक कोशिश करो कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ। और बाई चांस मान चलो भगवान ने आपके साथ ऐसा कुछ कर रखा है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप अपंग नहीं हो तब तक कोई बहाने मत लगाओ। बहाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए सर मैं जॉब करता हूँ, मेरी घर की सिचुएशन नहीं है। मेरी घर की सिचुएशन भाई अच्छी नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ, खुद से झाड़ू लगाता हूँ, खुद से पोछा लगाता हूँ, क्या करूँ। तो देखो ये बहाने होते हैं लाइफ में यार, है ना। ये बहाने तो फिर हर एक इंसान के पास होते हैं। तो लाइफ में अगर आप किसी को बहाने दे रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप अपने आप को अपने आप से वो कर रहे हो, अपने आप से अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हो। भाई सबकी लाइफ के पार्ट है बहाने, भाई सबकी लाइफ के पार्ट, सबकी लाइफ में भगवान ने कोई ना कोई प्रॉब्लम दी है। अगर बहुत अच्छी लाइफ देता तो फिर आपको राजा बना देता लाइफ, आपको क्यों आपको स्टूडेंट बनाता, आपको एक राज घराना परिवार में आपको जन्म देता और बढ़िया ऐसा आराम की जिंदगी देता। तो वो सबकी लाइफ का एक पार्ट है। तो इसलिए कोई बहाने नहीं, सिंपल सा मतलब ये कि आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं तो बनाने हैं। क्योंकि मेरे पास क्या बहुत ज्यादा टाइम पे इसी चीज के लिए फोन और मैसेज आते हैं कि सर नोट्स दे दोगे क्या, ले जाओ भाई, कोई भी स्टूडेंट अच्छे से स्टूडेंट की जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको दे देंगे नोट्स, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ले जाओ, जो जीरोक्स चार्ज लगेगा वो जीरोक्स चार्ज दे जाना कोचिंग में और ले जाओ नोट्स, हम तो मना ही नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाओगे तब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा। और हकीकत ये रियलिटी है कि जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना कि खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स अगर आप 10 साल बाद भी उठा के देखोगे ना, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे मैंने ये चीज कैसे पढ़ी थी, क्या लिखा था। ये फैक्ट होता है सेल्फ नोट्स के। नोट्स खुद के बनाओ,
नोट्स बनाने के साथ में जो भी आपके टेस्ट होते हो टेस्ट दो, जो बीच में रैंडम टेस्ट लेके आता हूँ रैंडम टेस्ट में 100% अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, रैंडम टेस्ट के आंसर देने की कोशिश करो। क्लास के अंदर जो जो मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को 100% लगा दो, पीछे तक के कॉन्सेप्ट पे लगा दो और फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। साथ में जो टेस्ट है टेस्ट का सॉल्यूशन जरूर देखा करो, टेस्ट के सॉल्यूशन में आपको बेसिकली क्या पता लगता है, एनालिसिस पता लग जाता है किस टाइप से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, किस टाइप से आपने उस क्वेश्चन को रीड किया और किस टाइप से मैंने रीड किया और मैंने रीड करके मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, ये सारी चीज अगर कर लोगे तो फिर मैं आपको 100% ये भी लिख के दे दूंगा आपको स्टाम्प पे कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए यही सारे काम करने पड़ते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में।